नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में खुद को असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं वो है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ आखिर रियल एस्टेट संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान। इस विषय से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हम तक कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा विषय आज का है रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ रियल एस्टेट संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान। आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज इस विषय पर हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विपुल गांधा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो शुरुआत इसी से करना चाहेंगे कि क्या कुछ कानूनी प्रावधान है रियल एस्टेट से जुड़े हुए। जी बिल्कुल है। इनफैक्ट रिसेंटली ही सरकार ने ये नया कानून निकाला है। ये 26 अप्रैल 2016 को आया था जी। और एक साल के करीब दिया गया था बाकी सारे स्टेट्स को, जो इंडिया में सारे स्टेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ स्टेट्स ने उसमें कुछ काम शुरू किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट अभी तक पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है ये चीज़। बट काफ़ी कोशिश की जा रही है, काफ़ी प्रेशर है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो कंज्यूमर है फ्लैट के या जो रियल एस्टेट परचेज़र है उसको काफ़ी सुविधा होगी, उसको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर दिस एक्ट। क्योंकि ये जो एक्ट है ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना चाहता है बिटवीन द गवर्नमेंट। नहीं तो कितनी ट्रांसपेरेंसी आई? जिस तरह से आप बताएं कि देश भर में नया रियल एस्टेट कानून लागू हो चुका है और मकसद ये है कि पारदर्शिता आए। इस कानून के पहले क्या दिक्कतें थी और इस कानून के आने के बाद अब कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं? हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। काफ़ी काम किया जाना बाकी है। इस कानून के आने के और अभी तक में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी काम बाकी है। बट जो दिक्कत आजकल होती है सारे कंज्यूमर्स को जो फ्लैट्स खरीदते हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स से जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं जी, कि उनका पैसा फंस जाता है, उनके फ्लैट्स मिलते नहीं है, फ्लैट्स में बहुत ज़्यादा डिले होती है, वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया उनको कुछ मालूम नहीं होता। इस कानून में एटलीस्ट जो एनवर्साइज किया जाता है वो ये है कि ये जो पैसा आया है वो एक ही डेजिग्नेटेड अकाउंट में रखा जाएगा। उस अकाउंट से वो तभी निकाला जाएगा जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या आर्किटेक्ट या फिर कोई इंजीनियर, सिविल इंजीनियर उसको सर्टिफाई करेगा कि बिल्डर ने इतना काम कर दिया है उसमें से पैसा निकालने के लायक। चलिए, बिल्कुल हम लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पहली कॉलर गाजियाबाद से मालती जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मालती जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मालती जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आइए आपका जी, सवाल कीजिए। हाँ जी सर, दादा लाई जमीन है हमारे गांव में, मतलब और सब हमारे नंदों की भी शादी हो चुकी है जी। आ रही है जी आवाज? जी, अपना सवाल कीजिए मालती जी। तो हमारी दादा लाई जमीन है जी जिला बुलंदशहर में जी। हाँ जी, और मतलब नंदों की भी शादी हो चुकी है, बाल बच्चेदार हैं वो भी सब, और मतलब हमारे ससुर हमको हिस्सा नहीं दे रहे, देवर नहीं दे रहे देना हिस्सा में। दादा लाई जमीन है सारी सर। जी। हाँ जी, और हमारे घर वाले ना बहुत सीधे हैं वो। विपुल जी, नाजायज सदा खराब बहुत ज्यादा। विपुल जी, क्या इनके पास कानूनी उपाय परेशान है? जी। जो मैं समझ पा रहा हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी दादा जो एंसेस्टर्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका हिस्सा आपको मिल नहीं पा रहा है, आपकी फैमिली को नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी। तो आपको उसमें अदालत की सहायता लेनी पड़ेगी। आप किसी वकील को या कांटेक्ट करिए जिसमें आप एक सिविल या पार्टीशन सूट फाइल कर सके। वो पार्टीशन सूट के तहत वो आपको अदालत आपको हेल्प करेगी।
चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो उपाय विपुल जी ने बताया अगर वो करती हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी। एक और कॉलर वाराणसी से सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी सर। सर मेरा ये सवाल है कि बनारस में मैं रहता हूँ शिवपुर में, जी मैं दिव्यांग भाई हैं मेरे बड़े भाई जी। जिसके नाम से पूरी प्रॉपर्टी है सर, और हम लोग थोड़ा परेशान रहते हैं मुकदमा कचहरी से 2500 साल से सर, कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। जी। क्या मेरी मदद कर सकते हैं? आपके यहाँ सर बहुत अच्छे अच्छे अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है सर कि हो सकता नहीं, है आप सीधा सवाल सोनू जी कीजिए, दिक्कत क्या है, आप क्या किस तरह की कानूनी मदद चाहते हैं? जी सर, मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से भी सर मेरी हेल्प की जाए। नहीं मैं सर। आप लोगों को कागज देना चाहता हूँ सर। जो मेरे को सोनू जी, मेरे को जो समझ आ रहा है आपका सवाल वो ये है कि आपके एक बड़े भाई हैं, उन बनारस में उनकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में आप चाहते हैं कि आपका हक भी रहे। वो प्रॉपर्टी मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपके पिताजी की थी कि आपके भाई ने खुद अक्वायर करी थी वो प्रॉपर्टी, खुद खरीदी थी? जी सर, ये मारुति प्रॉपर्टी है, बाप दादाओं की संपत्ति है सर। जो आपके बड़े भाई ने अपने नाम पे करा ली है? जी, पूर्वजों की संपत्ति बता रहे जी हैं। नहीं सर, वो संयुक्त रूप से हम लोग रहते हैं सर। अच्छा, नहीं तो वो सेम जो पिछले जो सवाल जिन्होंने किया था, सेम चीज़ आपको भी वही करनी पड़ेगी। एक पार्टीशन सूट आप किसी वहाँ पे लोकल किसी वकील को कांटेक्ट करिए और एक पार्टीशन उनको बोलिए कि आपको अपनी जो बाप दादा की जो ज़मीन है, जायदाद है, उसकी पार्टीशन के लिए आपको एक सूट करना है फाइल। उसके लिए वो तैयारी आपकी कराएंगे। आपको एक पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में और कोर्ट की सहायता ही लेनी पड़ेगी। अगर आप नहीं तो आप अपने फैमिली के बड़े बुजुर्गों को पकड़ के उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर वो नहीं हेल्प कर पाते ज़्यादा आपकी, तो फिर आपको कोर्ट की ही सहायता लेनी पड़ेगी। चलिए, बिल्कुल। और सोनू, आप अपने दस्तावेज भी हम तक पहुंचा सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कर सकते हैं, आप मेल के जरिए भी हम तक अपने कागजात पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद और क्या कुछ कानूनी मदद आप तक पहुंच सकती है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं, आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें, ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो रियल एस्टेट संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है कि इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आप कॉल कीजिए और सीधा सवाल कीजिए। विपुल जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आपने बताया कि काफ़ी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम किया जा रहा बाकी है। कितना परसेंटेज माना जाए कि अभी इम्प्लीमेंटेशन का काम बाकी है? अभी तो जो हुआ है वो कागज़ों में काम बहुत हुआ है, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। इम्प्लीमेंटेशन में अभी हमने सरकार, मेरे को नहीं लगता अभी पूरी तरह से सरकार शुरू कर पाई है उस पर काम, पर लेकिन उम्मीद है कि अगर शुरू हो जाएगा उस पर पूरी तरह से काम, तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने रहेंगे अपना काम करने में। ये समान रूप से कानून पूरे देश में लागू होगा, हर राज्य में? हाँ जी, तो अभी क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट में इसमें एक्ट पास हुआ था ये, पर हर स्टेट गवर्नमेंट को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। और अभी जो हर स्टेट गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाई है। 13 स्टेट हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है, लेकिन पूरी तरह से कोई भी स्टेट अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं शुरू कर पाया। मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक हो गई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू, लेकिन बाकी स्टेट्स में अभी भी काफ़ी काम बाकी है। यानी ये कहा जा सकता है कि केंद्र के कानून को मॉडल मानते हुए राज्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल करते हुए इसे लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, यही माना जाए। तो हर स्टेट अपने इस कानून के हिसाब से अपने खुद के रूल्स निकालेगी। वो उसमें एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करेगी। वो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन करेगी सारे प्रोजेक्ट्स का। उसके अलावा जो किसी कंज्यूमर की कोई ग्रीवेंस है उसको भी एड्रेस करेगी। उसके अलावा एक एपेलेट अथॉरिटी भी एस्टैब्लिश करी जानी चाहिए कि अगर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसका कोई डिसीजन उनको नहीं ठीक लगता कि उसकी अपील करी जा सके वहाँ पे जाके। तो इस रियल एस्टेट कानून के आने के बाद, नए कानून के आने के बाद कितना पेच कसा है बिल्डर्स पर? क्योंकि अक्सर इस तरह की शिकायत मिलती थी कि निवेश के नाम पर
फ्लैट्स के नाम पर लोगों से पैसा तो पूरा जमा करा लिया जाता था, फ्लैट देने में आनाकानी की जाती थी, और जब वास्तविक स्थिति पता चलती थी तो ये पता चलता था कि जो निवेशकों का पैसा है वो कहीं दूसरी जगह बिल्डर की तरफ निवेश कर दिया जाता है। बिल्कुल, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इस कानून में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोविज़न आया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी बिल्डर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा, फर्स्टली उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट को। उस प्रोजेक्ट में चेंजेस, वो जो अलॉटीज़ हैं उनकी कंसेंट के बिना कोई चेंजेस नहीं हो सकते। और जहाँ तक कि पैसे की सवाल है, वो जो पैसा, जो भी कंज्यूमर पैसा देगा जी, उसका 70 एटलीस्ट कम से कम 70% उसको एक डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। उस अकाउंट में से पैसा तभी निकाल पाएगा वो बिल्डर जब तक उसको एक आर्किटेक्ट या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक सिविल इंजीनियर की अप्रूवल ना हो कि ये इतना काम उस प्रोजेक्ट में कर दिया गया है और उतना प्रोपोर्शनेट पैसा उसका वो निकाला जा सकता है उस बिल्डर। कुछ लूप होल्स आपको नजर आते हैं कि यहाँ कुछ कमियां रह गई, अगर इनको दुरुस्त किया जाता तो शायद और ये कानून मजबूत हो सकता था? अभी तक बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन इतना अच्छे से हुआ नहीं है तो लूप होल्स इतने ज़्यादा समझ नहीं आ रहे हैं, बट जो भी लूप होल्स होंगे वो लार्जली इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में ही होंगे, बिकॉज क्योंकि अभी भी देखना बाकी है कि सारे स्टेट्स इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करने का क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बिकॉज कई बार लैंड जहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, नई नई जगह हैं, वो अंदर जाके होती हैं, वहाँ पे वो कितनी अथॉरिटीज उसको मॉनिटर कर पाती हैं, नहीं कर पाती हैं। अगर किसी बिल्डर ने अपना प्लान दिया है, वो प्लान के हिसाब से वो प्रोजेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इतनी माइन्यूटली अगर मॉनिटरिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये अभी देखना बाकी है। चलिए, बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ हेमंत जी जुड़ गए हैं, राजस्थान के अलवर से हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जैसे ये जानकारी देनी थी, जैसे अपने यहाँ वाइफ माने जी, झगड़ा हो गया था सर, तो चले गई थी सर, तो हमें 2 बार जैसे लेने गए तो उसका बाप भेज ही गया, तो क्या करना चाहिए? विपुल जी, पति पत्नी से जुड़ा ये पूरा मसला है। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, पिता भेज नहीं रहे हैं, और इनका कहना है कि ये 2 बार जा भी चुके हैं लेकिन साथ नहीं भेजा जा रहा है, तो कानूनन ये कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं? कानूनन जब तक कि कोई पत्नी ने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार ना किया हो, कुछ इस तरह का आप कानून नहीं कर सकते। ये आई थिंक समाज में बैठ के, या इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको उस तरह से सुलझानी चाहिए इस स्टेज पे। जब तक की बात कोर्ट में जब तक पहुंचेगी तभी मैं उस चीज़ में आपको बता पाऊंगा। अभी तो ये आई थिंक इस स्टेज पे ही है कि आपको आपस में सुलझा के या फिर समाज में बैठ के या फिर पिताजी से बात करके उस तरह से करना है। अगर कोई पत्नी की आपकी ग्रीवेंस है तो आप उसको स्पेसिफिकली एड्रेस करा दीजिए, बट आप फोर्स तो नहीं कर पाएंगे उनको अपने घर पे लेके आने के लिए जब तक उनकी इच्छा नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हेमंत जी हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद करते हैं जो जवाब आप तक पहुंचा है, अगर उस पर आप अमल करते हैं तो आपका ये विवाद सुलझ भी सकता है। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं, और इसका क्या कानूनी रास्ता हो सकता है, इसका जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आए वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट संबंधी क्या है कानूनी प्रावधान, इस विषय से संबंधित या इसके अतिरिक्त किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट संबंधी कानूनी प्रावधानों पर। इस रेगुलेटरी बिल की अगर बात की जाए तो विपुल जी, क्या छोटे बिल्डर्स भी रेगुलेट होंगे इसमें? जी बिल्कुल, सारे के सारे बिल्डर के अलावा इवन रियल एस्टेट एजेंट्स भी रेगुलेट होंगे इसके तहत। आजकल क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा बिल्डर फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्होंने 400 फ्लैट बनाए, 500 फ्लैट बनाए, तो रियल एस्टेट एजेंट क्या करते हैं, वो 200, 250 फ्लैट्स पहले एडवांस में बुक करा लेते हैं, एक रेट पे वो ले लेते हैं, फिर कस्टमर को बेचते हैं ज़्यादा रेट पे। तो इसलिए इस टारगेट किया गया है कि ये रियल एस्टेट एजेंट्स भी हैं, वो भी इसके रेगुलेट होंगे, छोटे से छोटा बिल्डर, बड़े से बड़ा बिल्डर। बट एक जो कंडीशन है वो ये है कि जो नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो कम से कम 8 से ऊपर होने चाहिए, तभी वो रेगुलेट होंगे। अगर 8 से नीचे हैं तो वो रेगुलेट नहीं होंगे। चलिए, बिल्कुल, लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं। परमानंद जी अगले कॉलर हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं।
परमानंद जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, मैं सर ये कह रहा हूँ जो हमारे यहाँ का जो है प्रधान जी है जी। तो वो तो सर हमारे जो गांव भीकागढ़ी है इसके लिए तो वो सुनते नहीं है। हमारे इसमें 5 गांव पड़ते हैं प्रधान की प्रधानी सेवा में, तो वो तो हमारे गांव की तो कतई सुनते नहीं है। ये बोलते हैं कि भीकागढ़ी के लिए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे लिए पाठ्यक्रम जो हमारा शमशान घाट है उसके लिए हमने उनसे बोला कि शमशान घाट के लिए हमारा वो कर दो, उसने इसके लिए भी नहीं सुना। हमने कहा हमारा मंदिर का रास्ता उसके लिए कर दो, उनकी भीकागढ़ी के लिए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। और जो सर हमारा जो डीलर है जो तेल बांटता है वो सर टाइम पर तेल नहीं देता, तेल को बेच देता, वो कर देता, कोई भी टाइम से कोई सुविधा नहीं कर रहा सर। चलिए ठीक है, क्या उपाय इन्हें बताएंगे विपुल जी? इनका सवाल ये है कि जो ग्राम के प्रधान हैं, गांव के विकास को लेकर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करते हैं, रास्ते को लेकर भी दिक्कत है और तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसको लेकर उनके पास जाते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती और कोई अधिकारी भी शायद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो इनके पास कानूनन क्या रास्ता है? कानूनन आपको एक लिखित में इसकी एक कंप्लेंट लिखी जानी चाहिए। जो लोकल आपके कलेक्टर होंगे या एसडीएम होंगे उनको आपको एक कंप्लेंट लिखनी चाहिए इसके अगेंस्ट लिखित में। उस पर भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो आपको फिर अगेन कोर्ट की सहायता लेनी पड़ेगी उस पे उसकी जो भी आपकी दिक्कतें हैं उसको सुलझाने के लिए। पर अभी आज के जिस स्टेज में आप हैं अभी आपको सिंपल एक कंप्लेंट लिखनी चाहिए, उस कंप्लेंट पे आपको फॉलो अप करना चाहिए। अगर वो जूनियर ऑफिसर नहीं एक्शन लेता उस कंप्लेंट के तहत देन आपको उसके सीनियर ऑफिसर से भी मिलना चाहिए जाके। नहीं तो फिर अगर दूसरा रास्ता जो फिर बचेगा उसके बाद वो कोर्ट की सहायता लेने का ही बचेगा। जो भी आपका लोकल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा उसमें आपको जाके सूट या सिविल सूट या कुछ आपको फाइल चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो जवाब विपुल जी ने दिया है अगर आप उस पर अमल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर मिलेगी। परमानंद जी, हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है इसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हरिओम जी। हरिओम जी, आवाज़ मिल पा रही है? चलो, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो हम ये बात कर रहे थे कि क्या ये छोटे बिल्डर्स पर भी, जैसा आपने बताया कि 8 फ्लैट से कम अगर होता है तो इसके दायरे में नहीं आता है, निगरानी कौन करेगा? सेंट्रल रेगुलेटर की निगरानी में रहेगा? नहीं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अथॉरिटी इसमें रियल एस्टेट अथॉरिटी एक इस्टेब्लिश करी जा रही है, वो उसको मॉनिटर करेंगे। हर एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल, हर एक प्रोजेक्ट की जो प्लान्स हैं, सब चीज़ों का अप्रूवल वो अथॉरिटी देगी। वो अथॉरिटी एक वेबसाइट क्रिएट करेगी, उस वेबसाइट पे वो सारे प्लान्स जो उन्होंने अप्रूवल्स दिए हैं वो सारे अपलोड करेगी। जो वेबसाइट एक्सेसिबल होगी सब कंज्यूमर्स को, पब्लिक को, जो देखना चाहे कि क्या इस बिल्डर के पास लैंड का टाइटल है कि नहीं है, इसके पास जो अप्रूवल्स हैं वो है कि नहीं है, बिजली का अप्रूवल, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली के कनेक्शन का अप्रूवल है कि नहीं है, पानी के कनेक्शन का अप्रूवल है कि नहीं है। तो जो अथॉरिटी है वो अपने आप तो मॉनिटर करेगी, पर जो लोग हैं वो भी थोड़ी बहुत सहायता करेंगे, बिकॉज अगर वो देखेंगे कि अप्रूवल नहीं है तो वो कंप्लेंट भी करेंगे अथॉरिटी पे, फिर उसके बाद अथॉरिटी कुछ एक्शन लेगी। बट बिकॉज इसके वेबसाइट पे आने की वजह से तो बिल्डर भी चौकन्ने रहेंगे कि वो जो चीज़ करें वो कायदे में रह के ही करेंगे और कायदे से बाहर रह के ना करें। यानी कहीं ना कहीं उम्मीद इस चीज़ की है। जी, इससे कानून के आने के बाद बिल्डर भी सचेत होंगे और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बदलने की ज़रूरत महसूस होती है या स्ट्रक्चर बदलने की बात होती है तो कितने फीसदी खरीदारों की मंजूरी ज़रूरी हो जाती है? जो जिन लोगों ने फ्लैट्स खरीदे हैं उन लोगों का कम से कम 2/3 उनके जो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं उनमें से 2/3 का अप्रूवल चाहिए। और वो 2/3 जो अगर बिल्डर के पास खुद के पास भी फ्लैट्स है तो वो फ्लैट्स काउंट नहीं करे जाएंगे, खाली जो उसने बाहर बेचे हैं, जो कंज्यूमर्स को बेचे हैं उन्हीं को काउंट करा जाएगा और उसके कम से कम 66% या 2/3 कहा जाता है, 2/3 का अप्रूवल चाहिए होगा, तभी वो चेंज करा जा सकता है, वरना चेंज नहीं करा जा सकता। अगर उसके बावजूद चाहे कब्जा देने की बात हो, नया फ्लैट्स उपलब्ध कराने में अगर देरी होती है तो कानूनन कितनी मुश्किल में एक बिल्डर घिर सकता है?
क्या जुर्माने की सिर्फ व्यवस्था है या फिर उसके अलावा सजा का भी प्रावधान सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है, डिपेंड करता है किस तरह का ऑफेंस उसने किया है। बट 6 महीने से लेके 1 साल तक की सज़ा भी है। उसके बाद उसके अलावा फाइन भी है एंड प्रोजेक्ट कंप्लीटली उसके कंट्रोल से बाहर लेके जाने का भी प्रोविज़न है। चलिए बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ कुसुम जी जुड़ गई हैं, गोरखपुर से हैं। कुसुम जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। चले, शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज जिस विषय के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं वो रियल एस्टेट संबंधी कानून से जुड़ा हुआ है कि कानूनी प्रावधान क्या कुछ हैं और नए रेगुलेटरी बिल के आने के बाद से क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये जो अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि स्ट्रक्चर बदलने को लेकर, क्योंकि अक्सर इस तरह की परिस्थितियाँ देखी गई थी, इस खासतौर पर इस बिल के पहले, कि जब सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं, जब कोई भी खरीदार नए फ्लैट लेने के मकसद से पहुंचता है बिल्डर के पास, तो तमाम तरह के सब्ज़बाग जो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आपको ये सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब नौबत आती है ख़रीदार के पास वो फ्लैट पहुंचता है, तब उसे जाकर पता चलता है कि कई ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई, जिनका जिक्र किया गया था। तो ऐसा करना अब मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इस एक्ट में बेसिकली जो कंज्यूमर को एक किंग की तरह बनाया गया है, बिकॉज एक्ट इज़ ओनली टारगेटेड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है इन द सेंस कि अगर कोई भी बदलाव किया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट के अंदर या फ्लैट के अंदर जो भी बदलाव किया जाता है, वो इमीडिएटली कंज्यूमर नोटिफाई कर सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को। और अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी कोई उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती है या फिर कुछ गलत ऑर्डर पास कर देते हैं जिससे वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील भी फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट दैट ऑर्डर और एक्शन उस पर ज़रूर लिया जाएगा। वहाँ पे भी अगर कंज्यूमर को कोई उसकी राहत नहीं मिलती है तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं वो कंज्यूमर। एक और सवाल भी उठता है कि कॉर्पोरेट एरिया पर ही इसकी बिक्री होगी या फिर जैसे कहा जाए प्रोजेक्ट की बिक्री सुपर एरिया पर नहीं, कॉर्पोरेट एरिया पर ही करनी होगी? जी, तो अब इसमें जैसे अभी आजकल बिल्डर क्या करते हैं कि अगर उन्होंने कहा 2500 स्क्वायर फुट का फ्लैट बेचा, उस 2500 स्क्वायर फुट के अंदर वो अपने जो लिफ्ट वाला कॉमन एरिया है उसका भी एक पार्ट काउंट कर लेते हैं और सीढ़ियों का भी कुछ पार्ट काउंट कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जो बिक्री की जाएगी वो खाली कारपेट एरिया के बेसिस पे ही बिक्री की जाएगी एंड सुपर बिल्टअप एरिया के बेसिस पे नहीं अलाउड नहीं होगा बिक्री करना उसको, फ्लैट को। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विपुल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस विषय पर रोशनी डालने के लिए, और साथ ही जो हमारे साथ तमाम कॉलर जुड़े थे उनके सवालों का जवाब उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन जानकारी का अभाव एक बड़ी मुश्किल होती है, जिसके चलते से एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो कानूनी सहायता से खुद को महरूम रखता है। इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।